उम्र कैद जिनको हो चुकी है उन्हें छोड़ा जा रहा है। किसे छोड़ा गया? कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक को बकायदा हाईकोर्ट से छोड़ दिया गया था, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़े, सड़कों पर लड़े और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, सीबीआई को झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर को वापस जेल भेजने का फैसला किया गया। इसी तरह हम लोगों ने देखा अंकिता भंडारी का मामला हो, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अंकिता भंडारी के मामले में भी 3 साल में भाजपा के विधायकों ने बुलडोजर चलाकर सारे सबूत नष्ट कर दिए, लेकिन मां बाप सड़कों पर आए, आंदोलन हुआ उत्तराखंड में और झुकना पड़ा भाजपा की सरकार को और सीबीआई की जांच की मांग को मानना पड़ा है। इसी तरह बहुत से लोग हैं जिन्हें बार बार पैरोल और बेल पर, मैं नाम नहीं ले रही, आप जानते हैं कि भाजपा की सरकारें जो दोषी हैं बेटियों के बलात्कार के, उम्र कैद की सजाएं उन्हें पैरोल दे रही है, उन्हें बाहर ला रही है, उन्हें प्रचार और प्रसार कर रही है। तो भाजपा का ये जो चाल चरित्र और चेहरा है, चाहे वो कर्नाटका का प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट मांगे, मास रेपिस्ट तक के साथ ये भाजपा खड़ी रही, लेकिन आज हमारी सरकार है और वो जेल की सलाखों के पीछे है। यहां पर भी हमारी एक बहादुर डॉक्टर बेटी आजीकर कॉलेज, सीबीआई की जांच चल रही है, पर मां बाप को लगता है कि जांच के नाम पर अन्याय है, न्याय नहीं है। सीबीआई से केंद्र के अधीन है, क्यों इस जांच में, क्यों अपराधियों को सजा और फांसी के तख्तों पर अभी तक नहीं चढ़ा पाई सीबीआई केंद्र की ये जांच? ये भी सवालिया निशान खड़े करती है। महिला सुरक्षा के बाद दूसरा मुद्दा बिल्कुल महिला आरक्षण। केंद्र ने कानून पास किया, हमारे दबाव में पास किया, पूरा दबाव बनाया, क्योंकि 10 साल केंद्र में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने महिला आरक्षण पास नहीं किया। 2024 के चुनाव से एन वक्त पहले मजबूर होकर इन्होंने कानून तो पास कर दिया, लेकिन लागू नहीं होने दे रहे। अगर आज लागू होता चुनाव, तो बंगाल की 294 सीटों में 33% सीटों पर, आरक्षित महिलाओं की सीटों पर, जो SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षित होती, उसमें महिलाएं हक से लड़ती, जीतती। और बंगाल के साथ 5 राज्यों के जहां चुनाव है, असम है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, आपका केरला है, वहां महिलाएं पहुंचती। पर आपने, केंद्र की भाजपा सरकार, महिला विरोधी सरकार ने महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा हुआ है। आरक्षण पास है, लेकिन आरक्षण लागू नहीं ये सरकार कर रही, महिला विरोधी सरकार है। तीसरा हमारा मुद्दा बिल्कुल रहेगा जातिगत जनगणना को लेकर। हम आज भी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि देश में 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार 2026 आ गया, जनगणना से पीछे हटती रही। हमने मांग की जातिगत जनगणना होगी, कास्ट सेंसेक्स होगा, और राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई को लड़ा। भाजपा की संघ की सरकार को झुकना पड़ा और कैबिनेट में माना कि देश में जातिगत जनगणना होगी, जाति शब्द जोड़ना पड़ा इन्हें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर सवाल पूछते हैं कि जातिगत जनगणना का फैसला कैबिनेट में हो गया, होगी कब गिनती शुरू होगी, उसके लिए कितना फंड रखा गया, कितने कर्मचारी लगाए गए हैं, कहां ये प्रक्रिया? तो राहुल गांधी जी को लोकसभा में लिखित में जवाब होता है कि जाति जनगणना के ऊपर अभी 1 कदम 1 इंच भी सरकार नहीं आगे बढ़ी है और कोई प्रक्रिया नहीं शुरू किया। तो यहां फिर धोखा होता है। जाति जनगणना के नाम पर जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हक है, देश के स्कूल हो, अस्पताल हो, नौकरियां हो, हमारी संसाधन हो, हमारी संपत्तियां, सब पर उनका हक है, लेकिन आप उनको उनके हक से जातिगत जनगणना ना करवाकर वंचित कर रहे हैं। तो ये सरकार दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला विरोधी सरकार है, जो जाति जनगणना के नाम पर भी धोखा कर रही है और उस पर 1 इंच, हम इस पे अभी अड़े हुए हैं। हमारी सरकार तेलंगाना में है, हमने तेलंगाना में जातिगत जनगणना करवाया ही नहीं, उसका लाभ भी स्थानीय निकाय चुनाव में हमें महिलाओं को और लोगों को मिला। हमने वहां पर जो ओबीसी का अगर आया कि 40%, 50% और कईयों की संख्या 60% भी थी, तो उसका हक उतना था। हमने तेलंगाना में इसे करवाया, लागू किया, जिसका लाभ वहां के लोगों को मिल रहा है। तो जातिगत जनगणना पे भी महिला आरक्षण की तरह केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो है वो धोखा कर रही है। तीसरा धोखा देश के श्रमिकों से हो रहा है। हमें लगा इन्हें महात्मा गांधी के नाम से आजादी से पहले से ही चिढ़ है,
इन्होंने गांधी को मिटाया। नथुराम गोडसे, आजाद भारत की पहली गोली अगर चली थी तो वो आरएसएस भाजपा संघ विचारधारा वाले गोडसे की थी, और वो सीना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सीना था। हमें लगा इनकी नफरत मिट गई होगी, बापू को मिटाया, लेकिन इनकी नफरत भाजपा आरएसएस की मिटी नहीं, वो नफरत पल रही थी, वो आग इनके अंदर अभी भी थी कि बापू को तो मार दिया, लेकिन बापू की विचारधारा, गांधी की विचारधारा, सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलने की विचारधारा, देश को जाति और धर्म से ऊपर रखकर एक रखने की विचारधारा जिंदा है। इसलिए इन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर अपनी फिर से एक सोच को उजागर करने का काम किया है कि महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं हटाया, इन्होंने पूरा मनरेगा को बर्बाद कर दिया। इन्होंने राज्यों को लोकतंत्र के तहत होना चाहिए था, राज्य को बुलाते, मुख्यमंत्रियों को बुलाते, विधानसभाओं में चर्चा करवाते, और मनरेगा में अगर बदलाव करना था तो लोकतांत्रिक तरीकों से होता। आपने क्या किया? आपने बिना लोकतंत्र में संसद में दोनों सदनों में चर्चा मनरेगा के ऊपर नहीं की, आपने राज्यों की विधानसभाओं में मनरेगा पे चर्चा नहीं की, आपने सीधा 40% का बोझ राज्य सरकारों पर, जो पहले ही कर्ज में डूबी हुई है, जिनका जीएसटी का पैसा, लाखों करोड़ का बंगाल का पैसा, दूसरे राज्यों का पैसा केंद्र की भाजपा सरकार ने दबाया हुआ है, वो देने की बजाय आप 40% का बोझ मनरेगा को उन पे डाल रहे हैं। ये एक नहीं है, तो इस मनरेगा को जो खत्म करने को लेकर भाजपा की मंशा है, उसके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी है। मनरेगा बचाओ संग्राम इस समय पूरे देश में चल रहा है, गांव-गांव में पंचायतें हो रही हैं। हम मनरेगा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने देंगे। मनरेगा जिस स्वरूप में थी कि 100% का 100% जिम्मेदारी केंद्र की थी, बेरोजगारी भत्ता, अगर रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी केंद्र की थी। आपने 60 दिन कम कर दिए कि इन 60 दिनों में काम नहीं मिलेगा। पहले 365 दिन में काम मांगते थे तो काम मिलता था, अब काम मांगने से काम नहीं मिल रहा है। अब अगर जरूरत होगी सरकार को तो काम देगी। अगर सरकार को लगेगी कि गांव के विकास की जरूरत नहीं है, वहां सड़क नाली नहीं बन रही, तो सरकार मना कर सकती है। पहले ऐसा नहीं था। सो इसका हमला बिल्कुल ग्रामीण भारत पे हो रहा है, गरीब पर हमला हो रहा है, उसकी मजदूरी छीनी जा रही है, उससे रोजगार का गारंटी का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। अगर ये हुआ तो क्या परिणाम होंगे? मनरेगा गांव से खत्म हुआ तो पलायन बढ़ेगा, शहरों पर दबाव बढ़ेगा, गांव के गांव खाली हो जाएंगे, विकास रुक जाएगा, ठेकेदारों के हाथ में विकास चला जाएगा, जो अभी भी है कि अब ठेकेदार तय करेगा कि काम करना नहीं करना और किससे करना है। पहले ये सारी जिम्मेदारी इसकी थी। तो हम सख्त जो है खिलाफ है। मनरेगा जो नए स्वरूप में भाजपा ने पेश किया है, हमारा दबाव निरंतर बना हुआ है कि पुराने स्वरूप में मनरेगा को लागू करते हुए केंद्र सरकार इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ले। हम लोग किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान। आज किसानों के कृषि कानून थोपे गए थे, आपको सबको मालूम है। 700 किसान शहीद होता है, हम किसानों के साथ खड़े रहे और सरकार को झुकना पड़ा। केंद्र की भाजपा सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े, झुकना पड़ा। लेकिन आज भी भड़ास भाजपा निकाल रही है हमारे अन्नदाता पर, उसे उसकी फसल का उचित दाम नहीं देकर। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू नहीं हो रहा है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है, किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही हैं। सो कृषि कानून पे हम इन्हें घुटने पर लाए, हम भूमि अधिग्रहण कानून पर इन्हें घुटने पर लाए। यानी कि जब लोकतंत्र में विपक्ष खड़ा होता है किसान के साथ, जवान के साथ, श्रमिक के साथ, तो जीत जवान, किसान, श्रमिक और देश की होती है। तो यहां पर भी हमारा लगातार दबाव है कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, जिसे लेकर हमारे राज्यसभा में हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हमारी नेता है, और लोकसभा में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। बजट सत्र जो शुरू फरवरी में हो रहा है, पुरजोर तरीके से इन मुद्दों पर हम इन्हें घेरने वाले हैं। आज सेना दिवस भी है। मैं देश की सरहद पे खड़े सभी जवानों को सलाम करती हूं, उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए, और उनके परिवारों को भी आज सेना दिवस पर हम याद करते हैं और गर्व से हम गर्व करते हैं अपनी सेना को, जो हर विपरीत परिस्थिति में, समुद्र हो, रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, सरहदों पर खड़ी रहती है। और आज सेना दिवस भी है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूं। और इसी के साथ दोबारा दोहराते हैं कि जवान और किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, आज किसान को कमजोर करने का काम भाजपा की मोदी सरकार ने किया है। और जवान को भी अग्निपथ भर्ती योजना
अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाकर इन्होंने सेना को कमजोर करने का काम किया। ठेके पर 4 साल की नौकरियां देकर जिस तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया है, ये सेना को कमजोर करने का काम करता है। तो जवान की बात हो, किसान की बात हो, श्रमिक की बात हो, जातिगत जनगणना संविधान में मिले बराबरी समानता के अधिकार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो ज्वलंत इस समय है वो है एसआईआर। एसआईआर बहाना है, एसआईआर बहाना है। चोर दरवाजे से सरकार भाजपा को बनाना है। एसआईआर बहाना है, चोर दरवाजे से, वोट चोरी से भाजपा को सरकार बनाना है। कहां किया इन्होंने? राहुल गांधी जी ने हरियाणा का उदाहरण रखा। हरियाणा जैसे राज्य में 25 लाख वोट फर्जी, और कांग्रेस पूरा हरियाणा कितने वोट से हारती है? 25,000 वोट। हमारे और भाजपा के कुल वोट का अंतर हरियाणा में मात्र 25,000, और जब हमने देखा फर्जी वोट कितना है तो 25 लाख वोट हरियाणा में, और भाजपा की सरकार बन जाती है वहां पर। इसे यही खेल बिहार में भी हुआ है, यही खेल बंगाल में भाजपा की करने की पूरी कोशिश है, जिसमें हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। वहां पर बिहार में एनडीए की सरकार थी, पूरी मशीनरी दिल्ली से लेकर बिहार की लगी हुई थी इस वोट चोरी को करवाने के लिए, 65 लाख लोगों को वोट से वंचित कराने में, जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा शिकार हुई। लेकिन यहां वो कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि यहां पर ताली 2 हाथ से नहीं बज रही है। बिहार में बज गई, असम में भी कोशिश इनकी है, लेकिन वहां नहीं हो रहा एसआईआर। लेकिन बंगाल में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इस एसआईआर के खिलाफ हम खड़े हैं। हम बंगाल की धरती पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। और चोर रास्ते थे अमित शाह जी, आप बेशक यहां आकर बैठ जाइए, तंबू गाड़ लीजिए, आपका तंबू उखाड़ने का काम बंगाल के लोग करेंगे अगर आप वोट चोरी के माध्यम से, चोर दरवाजे से यहां का वोट चोरी करके अगर आप सोचेंगे सरकार। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, हम एसआईआर के सख्त खिलाफ है। हम किसी कीमत पे भी इस देश में एसआईआर जो वोट चोरी का एक बहाना है, चोरी से सरकार बनाने का जो रास्ता है, इसे कतई भी बंगाल में कांग्रेस नहीं होने देगी, किसी कीमत पे भी नहीं होने देगी। लोगों को जागरूक करेंगे हर तरीके से। जहां तक विकास की बात है, मैं उस पर भी क्लियर कर देती हूं। अमित शाह जी आप आए तो बंगाल के लोगों को बताइएगा कि इंदौर में, आपके इंदौर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में क्यों लोग जहरीला पानी पीने से मौत के मुंह में इंदौर में चले गए। लगभग बताते 50 से अधिक लोग सीवर का गंदा पानी पीने के पानी के तौर पर पी के मौत के मुंह में चले गए, और आपको शर्म नहीं आती? कौन सा विकास, कौन सा मॉडल आप लेकर बंगाल आ रहे हैं? तो इसी तरह मैं कहूंगी, महिला सुरक्षा के मामले में हो, पानी के मामले में हो, बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है बंगाल। बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, राज्यों में जाती हूं, दिल्ली में भी बंगाली बोलने वाले, बांग्ला बोलने वाले, जो बोली जो मुझे लगता है यहां के रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठी है, उसे अपमानित करने का काम भाजपा के कार्यकर्ता और लोग कर रहे हैं। जो भी बांग्ला बोल रहा है उनकी नजर में वो बांग्लादेशी हो जाता है, उसका अपमान किया जा रहा है, उसका कागज जान करके उसे अपमानित किया जा रहा है कि ये सब बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठी हैं, ये वो करके। ये सरहद की जिम्मेदारी अमित शाह जी आप फेल हुए। अगर कहीं से भी एक भी बाहर का आदमी भारत में आ रहा है, रह रहा है, और कहीं आपके मुताबिक नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसका फेलियर अमित शाह जी आपके ऊपर जाता है, और इसकी जिम्मेदारी आपको लेते हुए तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। किस मुंह से आप यहां पर आकर जो है वो वोट मांगने का काम कर रहे हैं? सबसे शर्मनाक तब होता है जब अरुण प्रकाश जी, कौन है अरुण प्रकाश जी? अरुण प्रकाश जी 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, तब वो हमारे जल सेना के चीफ थे, हमारे नेवी के प्रमुख 1971 में अरुण प्रकाश जी। आपको मालूम है इस एसआईआर की आड़ में, एसआईआर में उस सीनियर सिटीजन, उस सम्मानित सेना के हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे, उनको बुलाकर कहा जाता है, पूछताछ की जाती है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, शर्म कीजिए। आप चुनाव आयोग को कहेंगे शर्म कीजिए, कठपुतली बनकर संवैधानिक पद, संवैधानिक संस्था,
से समझौता मत करिए। अमित शाह, मोदी से मत डरिए, मत अपमानित करिए मेरे सेना के पूर्व जवानों को जिन्होंने इतनी बड़ी जंगें लड़ी, और आज आप उन्हें एसआईआर के माध्यम से कहते हैं कि अपनी नागरिकता साबित करिए। हम खड़े हैं अपने इन सभी लोगों के साथ, किसी कीमत पे उनकी नागरिकता, उनका एक वोट का अधिकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देगी। मेरी प्रदेश अध्यक्ष से अभी बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, यहां पर भी बताया गया कि किस तरीके से एसआईआर का सबसे बड़ा हमला महिला मतदाताओं के ऊपर हो रहा है, कि उस महिला की शादी हो गई, उसका पति की जगह, पिता की जगह पति का नाम आ गया, उसका पता बदल गया, और इसलिए उसको बंगाल में वोट के अधिकार से वंचित कर देंगे आप। सो ये हम होने नहीं देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस पूरी तरीके से इस एसआईआर के खिलाफ, जिनके भी वोट कटे हैं, उनके एक वोट के अधिकार को, संविधान में मिले इस अधिकार को हम बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम एक और मुद्दा है लास्ट, मैंने सारे मुद्दों पर स्टैंड रखा है कि मनरेगा पे हमारा स्टैंड क्या है, एसआईआर पे हमारा स्टैंड क्या है, जातिगत जनगणना पे हमारा स्टैंड, महिला आरक्षण पे हमारा स्टैंड, महिला सुरक्षा पे हमारा स्टैंड, कृषि कानूनों पर हमारा स्टैंड, जवानों को लेकर आई कमजोर करने वाली अग्निवीर जैसी योजनाओं पर हमारा स्टैंड पूरी तरह से आपके सामने है। दूसरा आता है सांप्रदायिकता के ऊपर। बंगाल के अंदर हमें पूरा इस बात की मालूम है कि भाजपा अपना गंदा, बांटने वाला, नफरत और हिंसा का नाच बंगाल में लड़ चाहती है, लेकिन बंगाल के लोगों से अपील करेंगे, एक रहिएगा, प्यार और भाईचारे से रहिएगा। देश के आजादी के बाद से यही एक कारण है कि भाजपा बंगाल में कभी नहीं आ पाई, क्योंकि उसकी नफरत की, बांटने की, धर्म और जातियों पर हिंसा की राजनीति को बंगाल के लोगों ने हमेशा नकारा है। इन्हें लोगों से मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ ये अपना एक एजेंडा, संघ आरएसएस का जो जहरीला नफरत बांटने का एजेंडा थोपना चाहती है, इसलिए ये सत्ता और पावर चाहती है। ये सत्ता और पावर लोगों की जिंदगियों में बदलाव के लिए नहीं चाहती है। सो मैं लास्ट में यही कहूंगी, तेलंगाना, कर्नाटक में हमारी सरकार है। हम बंगाल की सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि हमारी सरकार इतनी महंगाई में, मुख्यमंत्री बताएं कि हमारी सरकारें कर्नाटक, तेलंगाना में महिलाओं को फ्री बस यात्रा पूरे अपने राज्यों में देती हैं, महिलाओं को टिकट नहीं लेना पड़ता। इस महंगाई में हम उनका आर्थिक बोझ कम कर रही है सरकार। बंगाल की सरकार क्यों बंगाल में महिलाओं को ये राहत और ये मदद देने में पीछे झुक रही है? हम इसकी मांग करते हैं और हम वायदा करते हैं कि हमें ये अवसर अगर बंगाल में मिलेगा तो हम तेलंगाना, कर्नाटक की तर्ज पे महिलाओं को, चाहे बेटियों को पढ़ने जाना है, चाहे बेटियों को, बहनों को काम पर जाना है, चाहे सुख दुख में जाना है, वो आजादी से बंगाल में आ जा सकें, उसके लिए हम ये मांग भी करते हैं मुख्यमंत्री से कि आप इसको करिए। हमारी तेलंगाना सरकार एलपीजी घरेलू सिलेंडर इतनी महंगाई में मात्र 500 रुपए का देती है। आप जाकर पता कर लीजिए, 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है तेलंगाना। और हम भी मांग करते हैं कि यहाँ पर 800, 900, 1200 का जो बोझ महंगाई में महिलाओं के घरेलू सिलेंडर पे है, उसकी कीमत को भी उन्हें राहत देते हुए 500 रुपया किया जाए। हमारी राज्य सरकार में 2500 रुपए से 3000 रुपया हर महीने महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाता है, जिससे महिलाएं अपने काम कर पा रही हैं, आत्मनिर्भर आर्थिक तौर से हो पा रही हैं। तो हम बंगाल की सरकार को भी कहते हैं, यहाँ 1000 रुपया सुनने में आया है, उसे बढ़ाकर 2500 कम से कम जो है वो किया जाए। वरना हमें मालूम है महंगाई से जिस तरह से राहत देने के लिए महिलाओं को जो सशक्तिकरण है आगे लाना है, चाहे राजनीतिक तौर से हो, आर्थिक तौर से हो और सामाजिक तौर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक सशक्तिकरण की बात है तो चुनाव आ चुके हैं, पार्टी फैसला करेगी। हम अपनी महिलाओं को तैयार कर रहे हैं जो चुनावी मैदान में खड़ी होंगी। हम महिला मतदाताओं पर हमारा फोकस रहेगा कि अधिक से अधिक महिला मतदाताओं को हम बाहर घर से निकाल पाए। हमारा फोकस रहेगा कि महिला मुद्दों पर हम इस पूरे चुनाव को केंद्र में रखें, कि दूसरे मुद्दे जो बंटवारे वाले, हिंसा वाले हैं, वहां पर आकर असल मुद्दों से हम दूर ना भटके। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी महिलाएं चुनाव लड़ें, महिला मतदाता अधिक से अधिक बाहर आकर मतदान करें, और महिला जो मुद्दे हैं वो हम केंद्र में रखकर एक बड़ा बदलाव की तरफ बंगाल में बढ़ते हुए इस सांप्रदायिक
अराजकता वाली, नफरत वाली, जहर वाली भाजपा सरकार को जो संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का कहें, सीबीआई का कहें, इनकम टैक्स का दुरुपयोग बीच चुनाव में करती है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। वही खेल इनका बंगाल की धरती पर दिखना शुरू हो गया। जैसे ही चुनाव का समय आया, महीना नहीं रह रहा है, और पूरी तरह से बीच चुनाव में ईडी के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से ये सत्ता हासिल करने का इनको लगता है एक फार्मूला इनके हाथ में लग गया। कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए ये खेल यहां पर भी होगा। लेकिन यहां का खेल ये बंगाल की धरती है। ये आजादी के आंदोलन में कुर्बानियां देकर इसने देश को और बंगाल ने खुद को संभाल कर रखा हुआ है। ये आपके हाथों बंगाल और भारत का भविष्य जो बंगाल से जुड़ा है उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हम इनके पांव यहां पर बिल्कुल जमने नहीं देंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं। Any Times 24/7. Your news, your voice.